हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में अपन ने न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा, लाइव क्लास अटेंड की होगी, और अगर नहीं की है तो फिर अपलोडेड है वीडियो, आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है। और आज अपन नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें। चैप्टर बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है। अगर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए मतलब चुटकियों का काम होगा, इस तरीके के काम, मतलब क्वेश्चन को डील करना। क्योंकि न्यूमेरिकल इस चैप्टर में जो आता है वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके ऊपर बेस्ड होता है ना। E0/B0 = C, इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल आता है। और बच्चा वो थ्योरेटिकल पार्ट है और एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, तो अपन को उसी हिसाब से इस चैप्टर को डील करना है। हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से 3 नंबर का सवाल नहीं आ सकता, या तो 1 नंबर का सवाल आएगा या 2 नंबर का सवाल आएगा ज़्यादा से ज़्यादा में। ठीक है, तो अपन को उसी तरीके से इसको डील भी करना है। ठीक है, चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसकी ब्रीफिंग जो है वो बहुत बढ़िया है ना। इसके जो प्रस्तावना दी गई वो बहुत बढ़िया है। देखिए समझिए इस चीज़ को बच्चों। एक चीज़ थी, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा है कभी, चैप्टर नंबर 4 याद आ रहा है? हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर था। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, एवं चुंबकत्व। इस वाले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया था, आपको 4th चैप्टर याद आ रहा है? अपन बोल रहे थे कि हमारे पास में कोई तार है ना, और इस तार में से क्या प्रवाहित तो हो रही है, धारा प्रवाहित तो हो रही है। अगर इस तार में से धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे लाइक सपोज करो ऊपर की ओर धारा जा रही है, ठीक है, तो फिर इस तार के चारों ओर क्या बन सकता है, चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है। ऐसा अंगूठा लेकर के जाओ, है ना, धारा की दिशा में, और फिर अंगुलियों को घुमाओ, यूं घुमाओ, तो ये घूमती हुई अंगुलियां जो हैं वो किसको बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। ये शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो गतिमान आवेश है या फिर जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। ये सभी को पता होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये चैप्टर 4 में अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, ऐसे ही एक चैप्टर नंबर 6 भी आया था, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद आ रहा है क्या? इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? फैराडे के नियम, लेंज का नियम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? है ना, स्वप्रेरकत्व पढ़ा था, भंवर धाराएं पढ़ी थी, याद आ रहा है? ठीक, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था बच्चों कि उल्टा भी पॉसिबल है। अगर चुंबकीय क्षेत्र को चेंज किया जाए, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्ती हो समय के साथ, तो वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस चैप्टर में हमने एक चीज समझी थी कि परिवर्ती समय के साथ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत वाहक बल या फिर प्रेरित धारा एक मिनट रुके। हाँ भाई, विद्युत वाहक बल, धारा अथवा विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि भैया अगर
चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, परिवर्ती हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर वह किसको उत्पन्न कर सकता है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। अगर ऐसा लॉजिक चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को बना सकता है, तो फिर मैक्सवेल एक वैज्ञानिक हुए बच्चों, उन्होंने बोला कि इसका उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए, मतलब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना चाहिए। और ये सिद्ध भी किया था मैक्सवेल ने। कैसे सिद्ध किया था वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट उठाया, किसने, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल के अनुसार, ये बात ध्यान में रखना, मैक्सवेल के अनुसार समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी क्या उत्पन्न करना चाहिए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, ये मैक्सवेल को ऐसा लगा और ऐसा उन्होंने प्रूव भी किया बच्चों। इस चीज को उन्होंने प्रूव भी किया था। कैसे प्रूव किया था वो डिस्कशन का पार्ट है हमारा, उसे अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चीज को एक बार के लिए उतार लीजिए, जल्दी से एक बार के लिए इस चीज को उतार लो ताकि अपन आगे काम कर सके। वैसे मैं आपको ये भेज भी दूंगा जिससे आप तरीके से उतार भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। चलो अब आगे समझो। तो इस चैप्टर के अंदर दो तरीके की धाराओं का सबसे पहले उपयोग किया गया। चैप्टर में विस्थापन धारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन विस्थापन धारा को पढ़ने से पहले हमें चालन धारा का पता होना चाहिए, जो कि हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं। चालन धारा कौन सी, जो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ी है। अरे चैप्टर नंबर 3 के अंदर जितनी भी धारा पढ़ी है आपने, बैटरी से फ्लो होने वाली धारा जो थी वो सारी की सारी चालन धारा है। और अभी तक अपन ने चालन धारा ही पढ़ी है, इसके अलावा और कोई धारा पढ़ी भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। अपन जो विद्युत धारा बोल रहे थे ना हर बार, वो वास्तविकता के अंदर चालन धारा ही थी, है ना, ये ध्यान में रखो। तो अपन ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ चालन धारा का ही डिस्कशन किया है इससे पहले तक के चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे लिए चालन धारा क्या है वो समझ लीजिए। जो वास्तविक धारा हम मान करके चलते हैं ना, आईसी, क्या होता है बच्चों, dq डिवाइडेड बाई dt। याद आ रहा है क्या, आवेश प्रवाह की दर ही क्या होती है, धारा कहलाती है, और वही हमारे लिए चालन धारा है। तो हम बोलेंगे किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, चालन धारा कहलाती है बच्चों। मैंने कुल मिलाकर के विद्युत धारा की परिभाषा लिखी, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक और धारा है विस्थापन धारा। एक और धारा है विस्थापन धारा। अब ये विस्थापन धारा का लॉजिक कहाँ से बैठ रहा है, ये ऐसा कैसे किसी के मन में आ गया कि भैया एक और धारा मेरे को बनानी है, विस्थापन धारा मैं बनाऊंगा, मेरी अलग से धारा चलाऊंगा और उसको मैं विस्थापन धारा बोलूंगा। ऐसा कैसे लगा किसी को, भैया मैक्सवेल ने एक बहुत बढ़िया लॉजिक दिया। क्या लॉजिक है वो समझो, देखना इस चीज को। ये एक तार है और इस तार में से जो धारा जा रही है वो बच्चों आपकी आईसी है। एक मिनट, इस तार में से जो धारा जा रही है दैट इज आईसी। ठीक है, और ये तार एक संधारित्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एक संधारित्र से जुड़ा हुआ है। अगर धारा ऐसे जा रही है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इधर भी जो धारा बह रही होगी वो आईसी होगी, और हम बोल रहे हैं कि ये धारा परिवर्ती है। वापस से इस धारा को क्या माना गया है, परिवर्ती माना गया है। ये धारा कैसी है, परिवर्ती धारा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर धारा ऐसी जा रही है तो ये वाला प्लेट क्या होगा, प्लस का होगा, और ये वाला माइनस का बनेगा भैया।
और ये आवेश भी लगातार क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ये जो प्लेट ए और बी अपन मान लेते हैं इसको, इन प्लेट ए और बी का आवेश भी समय के साथ में क्या होगा बच्चों, चेंज होता जाएगा। इस चीज को समझिएगा आप, ठीक है। चलो, अगर ऐसा है तो भैया विस्थापन धारा का लॉजिक आप क्या देख रहे हो, आपको क्यों लगा कि विस्थापन धारा होनी चाहिए? तो इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ बच्चों। यहाँ से आईसी धारा आ रही है, यहाँ पे जो धारा आ रही है वो आईसी आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। यहाँ पे आईसी धारा आई, लेकिन ये बीच में, प्लेटों के बीच में तो निर्वात है या फिर हवा है। प्लेटों के बीच में क्या है, या तो निर्वात है या हवा है। और आपको पता होना चाहिए निर्वात के अंदर किसी तरीके की कोई धारा नहीं बहती है, किसी तरह की कोई चालन धारा नहीं बहती है ना, क्योंकि निर्वात में आवेश का प्रवाह नहीं बोलते हैं अपन ऐसा कि कोई प्लेट से आवेश बाहर निकल रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि भैया निर्वात के अंदर चालन धारा का अस्तित्व नहीं होता है, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहां पर जो बहने वाली धारा है आईसी, वो कितनी है, 0 है, किसी तरीके की कोई चालन धारा नहीं। लेकिन प्लेट बी से निकलने वाली धारा वापस से आईसी हो गई। इसका मतलब शुरुआत वाले भाग में आईसी धारा, बाद वाले भाग में आईसी धारा और बीच में आईसी धारा 0। ऐसे कैसे हो गया? ये तो क्या केसीएल का नियम सही है क्या? किरचॉफ का धारा वाला नियम, केसीएल, किरचॉफ का प्रथम नियम है ना, संधि वाला नियम। इसका मतलब वो तो झूठा है, वो गलत है। ये है ना, वो क्या बोल रहा है कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए, तो जितनी धारा आ रही है उतनी जानी भी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ए प्लेट की बात करूं तो ए प्लेट पे जितनी धारा आ रही है उतनी जानी भी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आईसी धारा बह ही नहीं रही है ना। किरचॉफ का नियम तो बोल रहा है कि धारा जानी चाहिए, जबकि यहाँ पे आईसी धारा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऐसे ही बी प्लेट की अगर आप बात करो, बी प्लेट में जितनी धारा आ रही है उतनी जानी भी चाहिए। अब जाती हुई तो आईसी है, आ कौन सी रही है, आने वाली तो कोई धारा है ही नहीं, आईसी धारा थी ही नहीं बीच के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये धारा तो अपने आप ही बन रही है, आईसी धारा अपने आप ही बन रही है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इस बीच में भी एक और धारा है, वो चालन धारा नहीं है बस। वो कौन सी धारा है? वो विस्थापन धारा है। वो मैक्सवेल ने बताया। कैसे लॉजिक दिया मैक्सवेल ने, वो समझिए। इस चीज को देने के 2 रीजन थे मैक्सवेल को, विस्थापन धारा बताने के 2 लॉजिक थे। पहला लॉजिक तो धारा की सततता को प्रदर्शित करना, केसीएल के नियम को सत्यापित करना। जो केसीएल का नियम था कि जितनी धारा आ रही है उतनी जानी भी चाहिए, या फिर किसी बंद परिपथ के अंदर बहने वाली जो धारा है वह सतत होनी चाहिए। कोई बैटरी लगा दो यहाँ पर, परिवर्ती बैटरी है ना, ठीक है। तो किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा जो है वो सतत रूप से बहनी चाहिए। इसका मतलब है कहीं पर भी धारा का मान 0 नहीं हो सकता, है ना। धारा जो है वो एक समान ही चलती रहनी चाहिए, धारा की सततता को प्रदर्शित करना था, ठीक है। पहला तो ये रीजन रहा। दूसरा, आपने कभी एम्पियर का नियम पढ़ा होगा, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, है? एम्पियर का नियम पढ़ा था। उस एम्पियर का नियम को भी सिद्ध करना था। कैसे सिद्ध करना था वो समझिए। एम्पियर के नियम को भी उन्हें क्या करना था? सत्यापित करना था। और वो कैसे सत्यापित किया जा सकता है, वो भी ऐसा ही है। देखो, यहां से धारा आईसी आई है ना, ये धारा जो है वो आईसी, और वो बोल रहा है कि मेरे को इस आईसी धारा के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा तरीका था। आप क्या बनाओ, एक एम्पियर का लूप बनाओ। क्या बनाओ? एक एम्पियर का लूप बनाओ, और पी बिंदु जो है वो शायद आर, स्मॉल आर दूरी पर था, तो ये आर त्रिज्या का क्या है? एम्पियर का लूप बना लिया। और इसके लिए, इस लूप के लिए आपने बोला कि भैया समाकलन एम्पियर का नियम बी सदिश डॉट डी एल सदिश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई, ठीक है। और यहाँ पे समीशन आई कौन सी धारा है? आईसी धारा है। और बी डॉट डी एल बच्चों ये यहाँ पे 0 डिग्री है। कैसे पता चला? आप सभी को पता है, जब भी अपन एम्पियर लूप बनाते हैं तो थीटा का मान लगभग 0 ही आता है। लगभग क्या 0 आता है, या तो 90 डिग्री आता है या फिर 0 डिग्री आता है। इसके अलावा और कोई लॉजिक एम्पियर के नियम में काम नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लूप को लेकर के जाओ, धारा ऐसे जा रही है तो लूप ऐसा यू है, धारा इस तरफ है, अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में देखो तो धारा ऐसे जा रही है, तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा यू,
ठीक है, बाहर आता हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है, और इस पी पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचोगे वो भी बाहर की ओर आएगी। तो ये दोनों चीजें बी का मान और डीएल का मान दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए फिर मैं लिख रहा हूँ cos 0। तो ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और समीशन आई की जगह मैं लिखूंगा आई सी, ये उतार मत लेना भैया, ये समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई सी, cos 0 का मान कितना 1 हो गया, और dl का समाकलन करो, dl होता है लूप का लंबाई, लूप की लंबाई कितनी है 2 पाई आर, परिधि के बराबर, तो हमने लिखा ये होगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी। ये बात ध्यान में रखना, ये काम करेगा यहाँ पर, और आप आसानी से चुंबकीय क्षेत्र B निकाल सकते हो, 2 पाई आर का भाग लगा दीजिएगा, दूसरी तरफ आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकाला जा सकता है, क्योंकि धारा बह रही थी तार में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं संधारित्र की प्लेटों के बीच में जाऊं, किसकी प्लेटों के बीच में जाऊं, संधारित्र की प्लेटों के बीच में जाऊं, और मेरे को बोलना है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P या Q, मान लो यहाँ पर Q पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो, तो आपने क्या किया, वापस से एक एम्पियर का लूप बनाया, ठीक है। लेकिन जब आप इस वाले लूप के लिए काम कर रहे थे, इस वाले लूप के लिए काम कर रहे थे, तो आपने लिखा समाकलन b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई, और आपको पता है यहाँ पर किसी प्रकार की चालन धारा नहीं है, इसका मतलब IC का मान 0, इसका मतलब समाकलन b डॉट डी एल का मान भी क्या है 0 है, इसका मतलब वहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, जो Q पॉइंट आप मान करके चल रहे हो वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एम्पियर का नियम भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन एम्पियर के इस वाले नियम के अकॉर्डिंग तो भैया चुंबकीय क्षेत्र 0 है, या बी डॉट डी एल का मान ही क्या है 0 है। तो यहाँ पर एम्पियर का नियम भी क्या है, काम नहीं कर रहा है। तो मैक्सवेल ने बोला कि भैया एम्पियर जो था ना, उसने काम बहुत बढ़िया किया था, जहाँ जहाँ चालन धारा जा रही है एम्पियर का नियम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वहाँ लगाओ आप बिंदास लगाओ, काम करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कहीं पर चालन धारा का कॉन्सेप्ट ना हुआ तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात करोगे, फिर तो दिक्कत है। इसका मतलब है एम्पियर ने एक छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया धारा का, वो जो कुल धारा मान रहा था, जिसे वो सिर्फ चालन धारा के रूप में ही देख रहा था, उसमें एक दूसरी धारा भी ऐड होनी चाहिए थी। हाँ, उस दूसरी धारा का मान और चालन धारा का मान दोनों बराबर है ना, क्योंकि मैं अगर धारा की सततता देखूं, है ना, धारा की कंटिन्यूटी देखूं, तो जितनी धारा आ रही है उतनी इस प्लेट से निकलनी भी तो चाहिए थी, उतनी इस प्लेट से निकलनी चाहिए थी, तो जितनी आ रही है उतनी प्लेट से निकलनी भी चाहिए। इसका मतलब जितनी IC धारा, चालन धारा बह रही है तार में, उतनी ही प्लेटों के बीच में विस्थापन धारा भी बहनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना, विस्थापन धारा का परिमाण चालन धारा के परिमाण के बराबर होता है। लेकिन यह विस्थापन धारा आई कहाँ से, उसको मैक्सवेल ने समझाया कि भैया एम्पियर ने एक गलती करी, उसने धारा का एक भाग छोड़ दिया विस्थापन धारा वाला, उसे मैं समझाऊंगा और एम्पियर के नियम को कंप्लीट भी कर दूंगा, ठीक है। चलो, वो विस्थापन धारा क्यों आई, तो उसने बोला हम बोल रहे हैं, देखो अभी समझना, ये जो धारा है IC अगर ये परिवर्ती है, इसका मतलब ये जो प्लेटें हैं A और B प्लेट जो थी, संधारित्र की 2 प्लेटें अपन ने बोली थी ना, A और B, ठीक है। तो अगर IC धारा परिवर्ती है तो इनके ऊपर उपस्थित आवेश, A और B पर उपस्थित आवेश भी समय के साथ में क्या होना चाहिए, परिवर्ती होना चाहिए। वापस से, अगर ये IC धारा परिवर्ती है तो A और B के ऊपर आने वाला आवेश भी समय के साथ परिवर्ती होगा। कुल मिलाकर के संधारित्र या तो आवेशित हो रहा होगा या निरावेशित हो रहा होगा, कुल मिलाकर के आवेशन निरावेशन चल रहा होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आवेशन निरावेशन चल रहा है तो प्लेटों का आवेश लगातार चेंज होता जा रहा है।
और इस प्लेटों के आवेश को लगातार चेंज होने के कारण संधारित्र की प्लेट के बीच में देखो विद्युत क्षेत्र बनता है, आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 2 विद्युत क्षेत्र। संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा? और अगर मैं सिग्मा को देखूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या बोल रहे हैं वो समझना, हम बोल रहे हैं कि प्लेटों पर जो आवेश है वो चेंज होता जा रहा है। अगर आवेश चेंज होता जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी चेंज होता जा रहा है, प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र चेंज होता जा रहा है। और अगर विद्युत क्षेत्र चेंज होता जा रहा है तो इस चेंजिंग विद्युत क्षेत्र के कारण, इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा बहती है उस धारा को विस्थापन धारा कहा गया। ये लॉजिक है विस्थापन धारा का, ठीक है। तो किसी परिपथ में या संधारित्र की प्लेटों के बीच में या वह क्षेत्र जहां पर विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है वहां बहने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। वापस से, वह क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है पर बहने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है, ठीक है। तो ये लॉजिक था देने का, दो चीजें सिद्ध करनी थी। एक तो धारा की सततता, जितनी धारा प्लेट ए में आ रही है उतनी धारा प्लेट ए से जानी भी चाहिए, धारा की सततता को सत्यापित करना था। दूसरा, एम्पियर के नियम की सममितता को भी सत्यापित करना था कि एम्पियर का नियम सही है, बस उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन काम करते हैं कि विस्थापन धारा को अपन कैसे लिखेंगे, है ना। चलिए, तो विस्थापन धारा के लिए काम करना चालू करते हैं। एक बार के लिए मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। ये वैसे उतारने की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, ये समझाने के लिए था। ये जो ये संधारित्र मैंने बनाया है ये समझाने के लिए था, ताकि आपको पता चले कि भैया हम ऐसा लॉजिक क्यों यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है विस्थापन धारा, उसकी परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा वह धारा, वह धारा जो किसी क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स अथवा विद्युत क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होने के कारण प्रवाहित होती है, क्या कहलाती है? विस्थापन धारा कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? विस्थापन धारा। और इस विस्थापन धारा का एक फॉर्मूला भी दिया गया, इस विस्थापन धारा का एक फॉर्मूला भी दिया गया। विस्थापन धारा का फॉर्मूला है ID से, तो इसको प्रदर्शित किया गया। एक मिनट, ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाय dt। अब ये थोड़ा समझिए, विद्युत फ्लक्स जो है वो दो, मतलब फ्लक्स जो है वो दो होता है, या तो विद्युत फ्लक्स होगा या चुंबकीय फ्लक्स होगा। अपन बोल रहे हैं यहाँ पर विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन बता रहे हैं, तो यहाँ पर मैं E लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि विद्युत फ्लक्स के कारण बह रही है, ठीक है। ये किसके कारण बह रही है? विद्युत फ्लक्स के कारण बह रही है, इसलिए अपन ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ID पता चला, ये विस्थापन धारा है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन धारा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अपन इसको प्रूव भी करेंगे कि वास्तविकता में विस्थापन धारा यही होती, ठीक है। या फिर अपन ये देखेंगे कि चालन धारा और विस्थापन धारा दोनों परिमाण में क्या होती हैं? समान होती हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। विस्थापन धारा का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी। दिमाग में रखोगे, एग्जाम में विस्थापन धारा आता है। ठीक है, चलो आगे काम करना चालू करें। चलिए, तो ये उतार लिया था, उतार लिया था ना। अब अपना प्रूफ है, किसका प्रूफ है बच्चों? ये प्रूफ है, हम ये सिद्ध करेंगे कि वास्तविकता में विस्थापन धारा जो है वह चालन धारा के क्या होती है? तुल्य होती है। तो क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि विस्थापन धारा तथा चालन धारा परिमाण में क्या होती है? समान होती है, परिमाण में समान होती। ठीक है, ऐसा अपन को सिद्ध करना है। चलिए, कैसे सिद्ध कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा है। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर काम करना चालू किया। हमने बोला कि समांतर प्लेट संधारित्र ले लो एक बार के लिए। क्या ले लो? समांतर प्लेट संधारित्र ले लो, और उसकी एक प्लेट ए मानो और उसकी दूसरी प्लेट बी मानो। ए पर आवेश कैसा? प्लस का, बी पर आवेश कैसा? माइनस का, और ये समय के साथ परिवर्ती आवेश है। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला कि माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E है, और वो E कैसे दिया जाएगा आप सभी को पता है। E इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय A। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? Q बाई A। सिग्मा क्या होता है पहले तो ये बताओ, सिग्मा को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। मान कितना होता है? 8.85 गुणा 10 की घात -12। याद आ रहा है? ये चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैंने अभी सिग्मा का मान लिखा है Q बाई A, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर पहले से था। ठीक है, E आ गया, डन हुआ। चलिए, फिर हमने बोला कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्ती है। समय के साथ परिवर्ती है। ठीक है, अतः हमें क्या करना पड़ेगा? अवकलन करना पड़ेगा। अगर समय के साथ में वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अतः क्या होगा भाई? मैंने दोनों तरफ अवकलन किया, डी ई डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर भी लिख देते हैं डी डिवाइडेड बाय डी टी, और किसका अवकलन? क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात तो समझ में आया? इतना तो सिंपल सा था। चलिए, नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ ताकि इसी पेज के ऊपर पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास में आया डी ई डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू, अब समझिए, ए प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट नियत मान है, तो ये तो अवकलन के दायरे से बाहर आ गए। परिवर्ती कौन था? आवेश भी तो था समय के साथ में, क्योंकि धारा जो थी वो क्या है? चेंज हो रही थी, इसलिए आवेशन और निरावेशन चल रहा था। आवेश समय के साथ में चेंज हो रहा था। चलिए, ये डन हुआ। चलिए, तो आपको ये पता चलेगा कि इस ए और एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको पता चलेगा कि ए एप्सिलॉन नॉट डी ई डिवाइडेड बाय डी टी
इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? डी क्यू बाई डी टी, चालन धारा की परिभाषा में पहले अपन ने फॉर्मूला लिखा था कि डी क्यू बाई डी टी क्या है? आईसी है, चालन धारा है ना। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप इस तरफ चलेगा। पता चला ना अपना डेरिवेशन कैसे चल रहा है? हम यूं चल रहे हैं डेरिवेशन में, ठीक है। अब इधर से आप काम करोगे, आप समझ में आ रहा है? चलिए तो अब हमने देखा कि अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखूं और ए को अंदर ले जाऊं, डी डिवाइडेड बाई डी टी, और ई इंटू ए करूँ, ई इंटू ए करूँ, इज इक्वल्स टू अगेन डी क्यू बाई डी टी। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? पहली बात तो जो मैंने कहा था, विद्युत क्षेत्र में अगर परिवर्तन करेंगे जो धारा बहती है वह विस्थापन धारा होती है। ये देखो, ये इस तरफ वाली ये विस्थापन धारा ही है। ए एप्सिलॉन नॉट डी ई डिवाइडेड बाई डी टी विस्थापन धारा ही है, ध्यान में रखना। और हम इस विस्थापन धारा का वो रूप देख रहे हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला में लिखा था। देखो अभी समझाता हूँ आपको। आप सभी ने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है? विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। बताओ भाई, यही पढ़ा है क्या? और थीटा क्या होता है? ए और ई के बीच में, ई और ए के बीच का कोण। आप गौर कीजिए, संधारित्र की प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ये विद्युत क्षेत्र है, और ये जहां से पास हो रहा है, जिस क्षेत्रफल से ये पास हो रहा है, वो भी इसी तरफ देख रहा है। दोनों की दिशा क्या है? सेम है। इसका मतलब थीटा का मान 0, तो फ्लक्स फाई बराबर जो होगा वो होगा ई ए कॉस 0। ये बात मेरी समझ में आई? विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों सेम है, तो cos 0 का मान 1, तो फिर फ्लक्स का मान कितना? ई ए। तो मैं यहाँ पर ई ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? फाई लिख सकता हूँ, विद्युत फ्लक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अपन वही काम कर रहे हैं। एक मिनट, चलो तो अपन ने नेक्स्ट में देखा, हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। याद आया? और गौर कीजिए, एप्सिलॉन नॉट डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी विस्थापन धारा है और डी क्यू बाई डी टी चालन धारा है। यह प्रदर्शित करता है कि विस्थापन धारा का मान चालन धारा के तुल्य होता है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? अब ये थोड़ी समझना बच्चों, इस चीज़ को समझिए। अगर आप इस तरफ देखो, डायग्राम पे देखो, ये आईसी धारा यहाँ पर बह रही थी और इन दोनों के बीच में विस्थापन धारा बह रही है। ये दोनों परिमाण में बराबर हैं। इसका मतलब मेरा केसीएल बिल्कुल सही है ना? धारा की सततता बिल्कुल सही है। ये बात ध्यान में रखिएगा, धारा की सततता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सतत मान की धारा बहती है किसी बंद परिपथ में, ठीक है ये बात। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। डन हुआ? चलिए, तो आज अपन ने ये सिद्ध कर दिया है कि विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होती है। विस्थापन धारा की परिभाषा देख ली, ठीक है, ये क्लियर है। चलो, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई है कि हमें विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना? हमें विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या लगा मैक्सवेल को कि विस्थापन धारा भी होनी चाहिए? एक बार के लिए ये तो उतार लो, इस चीज़ को उतार लो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लो या कैसे भी करो, लेकिन इस चीज़ को एक बार के लिए उतार लो, फिर अपन देखेंगे कि विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों थी, ठीक है। चलिए, उतार लो देवताओं, जल्दी से उतार लो इस चीज को, या स्क्रीनशॉट लो। काम कर चुके हो? ये पता तो है ना डेरिवेशन कैसे फ्लो हो रहा है? यहाँ से चालू हुआ, 1 नंबर स्टेप ये है, फिर 2 नंबर स्टेप ये है, 3 नंबर स्टेप ये है, 4 नंबर स्टेप ये है, और 5 नंबर स्टेप ये है, ठीक है। और फिर आपको पता चल गया होगा कि आईडी का मान आईसी के बराबर है। चलिए, डन हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या है ना? तो हमने लिखा विस्थापन, 1 मिनट, मैं दिखाई नहीं देता हूँ कई बार, है ना? ये पॉइंटर कई बार सही काम नहीं करता, इसलिए फिर ऐसा लिखा जाता है। विस्थापन धारा की आवश्यकता।
विस्थापन धारा की आवश्यकता हमें दो चीज़ों के लिए थी। पहला, हमें एम्पियर का जो नियम था ना, एम्पियर के परिपथीय नियम की सततता या सममितता प्रदर्शित करना था। ठीक है, पहला रीजन तो ये था कि एम्पियर का नियम सही है, बस उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन था। दूसरा क्या भाई, हमें किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा की सततता को भी प्रदर्शित करना था। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें प्रदर्शित करनी थी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, है ना, जो वॉइड नहीं हो सकता था, जो गलत नहीं हो सकता था। तो हमें इन दोनों को सही साबित करना था। इस चक्कर में हमें विस्थापन धारा को देखना पड़ा। ठीक है, विस्थापन धारा ने एम्पियर के नियम में क्या परिवर्तन किया वो समझिए। तो एम्पियर का नियम विस्थापन धारा के साथ में, जिसे बाद में बोला गया किसका, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। देखो क्या था, समाकलन B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन I। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये समीशन I है क्या, समीशन I है चालन धारा और विस्थापन धारा का योग, दोनों धाराएं। और हम ये देखते हैं संधारित्र के केस में कि संधारित्र के बीच में चालन धारा नहीं होती, IC 0 होता है, लेकिन वहाँ ID होता है। जबकि संधारित्र के बाहर, यहाँ पर देखो, संधारित्र के बीच में IC का मान 0 है, लेकिन वहाँ पर कौन सी धारा है, ID है। ऐसे ही अगर मैं इस चालक तार में, अगर ये 100% चालक तार है, तो फिर हम बोलते हैं कि वहाँ पे IC धारा तो है, लेकिन विस्थापन धारा ID का मान कितना है, 0। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जहाँ IC है वहाँ ID नहीं है, और जहाँ ID है वहाँ IC नहीं है। ये ऐसा देखा गया है, सामान्यतः आप मान सकते हैं। ठीक है, और ये भी संभव था कि कोई भी पदार्थ जो है, अब ये थोड़ा हायर लेवल की बात होगी, लेकिन ये बात समझिए, कोई भी पदार्थ ना तो 100% चालक हो सकता है, ना 100% कुचालक हो सकता है ना। उसमें कुछ भाग चालकता का होता है, उसमें कुछ भाग कुचालकता का होता है या अचालकता का होता है। तो अगर पदार्थ ऐसा है जिसमें दोनों ही है, जिसमें चालक का भी गुण है, जिसमें कुचालक का भी थोड़ा बहुत गुण है, तो फिर हम बोलेंगे कि वहाँ पे दोनों धाराओं का अस्तित्व होगा, वहाँ पे दोनों धाराओं का होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये छोड़ो, अभी तो अपन को 12th लेवल तक ही काम करना है। तो 12th लेवल में मैं ये बात ध्यान में रखूंगा कि संधारित्र के केस में संधारित्र की प्लेटों के बीच में चालन धारा 0 होती है, मात्र और मात्र विस्थापन धारा होती है। जबकि संधारित्र के बाहर तार के अंदर, चालक तार के भीतर चालन धारा होती है, विस्थापन धारा 0 होती है। और हमें यह भी पता चलता है कि दोनों धाराओं का परिमाण समान होता है। ठीक है, चलिए अब आगे अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ तो मेरे को ये पता चलता है कि ये नियम कुछ ऐसा ही अगर एग्जाम में आए तो ऐसा ही लिखा जाना चाहिए। B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC ऐसा का ऐसा, और ID की जगह जो हमने मान लिखा था एप्सिलॉन नॉट d फाई डिवाइडेड बाय dt, और यहाँ पे फाई कौन सा, विद्युत क्षेत्र वाला। ठीक है, ये है एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण जो एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान में रखना बच्चों, दिमाग में रखोगे, डन है ये बात। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा रामायण विस्थापन धारा का जो आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब अपन लास्ट में जाकर के मैक्सवेल के समीकरण पढ़ेंगे।
है ना, विद्युत चुंबकत्व संबंधी समीकरण, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व संबंधी समीकरण। और इसके अंदर मैक्सवेल का खुद का अकेले का रोल नहीं है बच्चों, मैक्सवेल ने बहुत सारे वैज्ञानिकों को स्टडी किया। उन्होंने बोला कि जिन्होंने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बेसिक से बेसिक काम किया है ना, कि जिसके बगैर काम नहीं हो सकता, उसको उसने उठा लिया, उन सभी समीकरणों को उठा लिया कि भैया अगर इन सभी समीकरणों को पढ़ सकते हो, इन सभी समीकरणों को आप समझ सकते हो, तो आप विद्युत चुंबकत्व को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और वो बेसिक समीकरण कौन से थे वो समझिए। तो सबसे पहले टॉपिक है मैक्सवेल के समीकरण। और ये सारे समीकरण आपको वैसे पहले याद होंगे। सबसे पहला जो समीकरण था बच्चों, गाउस का नियम याद है, स्थिर वैद्युतिकी का गाउस का नियम, समाकलन E डॉट ds, याद आ रहा है क्या, या E डॉट dA, या तो dA लिखो या ds लिखो, आपके ऊपर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या था, समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिक नियम है गाउस का स्थिर वैद्युतिकी नियम। किसका नियम है ये, वास्तविकता में गाउस का नियम था, गाउस का स्थिर वैद्युतिकी का नियम। ठीक है, ये बेसिक नियम में से एक था। ऐसे ही दूसरा नियम गाउस का ही है, जिसने चुंबकत्व को बहुत अच्छे से समझाया था। क्या था भाई, समाकलन B डॉट ds। बताओ भाई कितना होता है, 0 आता है, नहीं आता, आता है कि जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स उस बंद परिपथ से बाहर भी निकलना चाहिए था। ठीक है, ये था गाउस का चुंबकत्व संबंधी नियम, गाउस का चुंबकत्व संबंधी नियम। ये आप सभी को पता है बच्चों, मैं आपको कुछ अलग चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये मैक्सवेल के समीकरण में भी ये रखे जाते हैं, ये इनको मैक्सवेल के समीकरण भी बोल सकते हैं। तीसरा फैराडे का नियम याद है, 6th चैप्टर फैराडे का नियम क्या था रे, प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा? तो ये था कुछ ऐसा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे और ऐसा भी लिखा जा सकता है, समाकलन E डॉट dl, विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, d∅ डिवाइडेड बाय dt माइनस d∅/dt। ठीक है, और यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र था, ये बात ध्यान में रखना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। चलिए, ये किसका था, फैराडे का नियम था, फैराडे का नियम। और फाइनली एम्पियर मैक्सवेल समीकरण, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण B सदिश डॉट dl सदिश। देखो सारे के सारे जितने भी समाकलन यूज किए गए हैं वो बंद लूप के हैं या बंद परिपथ के हैं या बंद पृष्ठ के हैं। ठीक है, ऊपर वाले बंद पृष्ठ के लिए थे, ये नीचे वाले बंद लूप या बंद परिपथ के लिए दिए गए, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसलिए समाकलन में बंद का निशान आ रहा है हर बार। इज इक्वल्स टू कितना था बच्चों, μ0 IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d∅ डिवाइडेड बाय dt, और ये था विद्युत क्षेत्र वाला फ्लक्स। ठीक है, और ये है एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। ठीक है, ये ध्यान में रखना, और ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। और अगर आप RBSC या CBSE के पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन चारों में से कोई ना कोई एक या दो समीकरण लगभग हर एक पेपर में पूछा गया है। तो आपको ये सारे समीकरण पता होने चाहिए, और उम्मीद करता हूँ अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने विस्थापन धारा पढ़ी थी, विस्थापन धारा का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण बहती है, ये ध्यान में रखिएगा।
विस्थापन धारा और चालन धारा समान होती है। मैक्सवेल के समीकरण आपको याद रखने हैं। आज का आपका टास्क यही है। आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। और लाइक कर सको तो लाइक कर दीजिएगा। चलो टेक केयर, बाय।